अस्सलाम वालेकुम। ये 2-3 लेक्चर्स मैं आज रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। पहला जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन ग्लेनबेरी सिंड्रोम और मायस्थीनिया ग्रेविस। दोनों यूट्यूब में बार-बार रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन एक-एक, दो-दो दफ़ा तो आए हुए हैं। पीडियाट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जीबीएस, बहुत दफ़ा आया हुआ है। इट्स लाइक कि अगर पोलियो नहीं आता है तो जीबीएस आ जाता है, जीबीएस नहीं आता तो पोलियो आ जाता है। तो आज पहले ये दोनों करेंगे और इसके बाद मैं जो रिकॉर्डिंग बनाऊंगी दैट इज़ ऑन मेनिंजाइटिस और एनकेफ्लाइटिस। ये दोनों मैं एक एक दिन करके जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके, बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं दोनों के दोनों ही, और बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन दोनों में, लेकिन आप लोगों ने ये दोनों कर लेने हैं। बीच में ना एंड पर जब मेनिंजाइटिस भी हो जाता है, एनकेफ्लाइटिस भी हो जाता है, जीबीएस भी हो जाता है, माइसीनिया भी हो जाता है, एंड पर और इनके बीच में देयर आर लॉट्स ऑफ irrelevant और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई एम सेइंग बिकॉज इनके अंदर से ना आपको एमसीक्यू पे जज किया जाता है। यू कैन रीड फॉर योर सेल्फ, अगर अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है आप लोगों ने, आप इसको रीड कर सकते हो। मैं नहीं पढ़ाऊंगी वो वाले टॉपिक्स क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अलबत्ता किसी ने कोई पर्सनली उन टॉपिक्स में से कोई चीज़ पूछनी होगी तो मोस्ट वेलकम, मुझे ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर सकता है कोई जिसको भी मसला होगा इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस से, जो आप लोगों का थोड़ा सा फेमिलियर टॉपिक है। दैट इज ऑन पेज नंबर 1141 आई गेस, यस। डेविडसन का सेकंड एडिशन, सेकंड वॉल्यूम है और 23rd एडिशन है और पेज नंबर है 1141। इस पे डिजीजेस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मायस्थीनिया ग्रेविस टॉपिक है। बेसिकली मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है? बहुत अब हमें ये तो चीजें पक्की हो गई है ना कि अगर कहीं पर भी ऑटोइम्यून डिजीज आ जाती है, इट मीन्स कि उसके अंदर मल्टीपल सिस्टम बॉडी के इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी बात, फीमेल प्रिपोंडेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, तो माइस्थीनिया ग्रेविस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। ऑटो इम्यून डिजीज है और होता क्या है कि इसके अंदर अब मैं फिगर खोल लेती हूँ और फिगर खोल के एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए। लुक एट दिस फिगर। इस फिगर में ये एक मोटर न्यूरॉन है, उसकी ये एक एंड प्लेट है, ठीक है। और ये आगे मसल के जो मतलब जो भी एंड ऑर्गन है उसके ऊपर जो जंक्शंस बने हुए हैं जहां पर आके न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होते हैं और आगे अपना काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक साइनेप्टिक स्पेस है। होता क्या है कि इस न्यूरॉन से कैल्शियम गेटेड वोल्टेज चैनल के अंदर आने के रिस्पांस में एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं सिनेप्टिक स्पेस में। नॉर्मली वो बाइंड करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अपने रिसेप्टर्स के साथ, एसिटाइलकोलिनिक रिसेप्टर्स के साथ, और अपना जो जैसे मोटर एक्शन है या जो भी उनका फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, जिससे मोटर की कंट्रैक्शन, मसल की कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है। ये नॉर्मल काम हो रहा होता है। इसमें क्या होता है माइसीनिया ग्रेविस में, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मतलब जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है पर्पल कलर में जो बनी हुई है, इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वहां उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। एंटीबॉडीज अगेंस्ट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाता है इन रिसेप्टर्स को, और एसिटाइलकोलिन अपना काम नहीं कर पाएगा जो उसका एक्साइटेटरी काम है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो सारी चीजें आती हैं, जैसे मसल वीकनेस आती है, फटीगेबिलिटी आती है, और डिफरेंट एरियाज के या कंपार्टमेंट्स के मसल्स जो हैं अफेक्टेड होते हैं। जैसे स्मॉल मसल्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो मसल्स अफेक्टेड होंगे उसके हिसाब से जी साइंस और सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अब फिर ऊपर चलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में जो अंडरलाइन चीजें हैं ना उसको पढ़ लेते हैं। माइसीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स इन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, तो ब्लॉकेज हो जाती है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन की। ठीक है, इसके अलावा मसल स्पेसिफिक काइनेज भी होता है जो कि एसिटाइलकोलिन की रिसेप्टर्स की ही मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है। उसे कहते हैं मसल स्पेसिफिक काइनेज। उसके अगेंस्ट भी आपको एंटीबॉडीज मिल सकती हैं। तो यहीं पर हमें दो इन्वेस्टिगेशंस कंफर्म हो जाती हैं जो हमने करानी है। हमने इसके अंदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स चेक करनी है, और अगर ये नहीं हमें मिलती है तो हमने एंटीबॉडीज अगेंस्ट मसल स्पेसिफिक काइनेज चेक करनी है। तो दो इन्वेस्टिगेशंस हमें पता चल जाती हैं। अच्छा, देयर इज एन एसोसिएशन
जिसके अंदर होता है थाइमोमा। थाइमोमा एक ट्यूमर है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज कंफर्म कर लेना, ये चीज अपने दिमाग में याद रखना कि थाइमोमा का मतलब ट्यूमर है, नॉट थाइमस का हाइपरप्लेजिया। समटाइम्स वो आपको थाइमस का हाइपरप्लेजिया देके थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, वो माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। अगर एमसीक्यू में आए, थाइमोमा एसोसिएटेड होता है जो है क्या कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ, ठीक है। और रेयरली थाइमस का हाइपरप्लेजिया हो सकता है, लेकिन थाइमोमा सबसे ज्यादा जो है ना, एटलीस्ट 80 to 90% थाइमोमा एसोसिएटेड होता है। थाइमोमा और थाइमिक हाइपरप्लेजिया में से थाइमोमा, लेकिन 15% ऑफ द पेशेंट्स में थाइमोमा होगा, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट फीचर है थाइमोमा कि इस दफा बीडीएस का क्वेश्चन आया हुआ था मेडिसिन के अंदर, और इसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ था, वो एंड पर मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और प्रॉफ में एमसीक्यू आता होता है कि ये एंड पर लिखे हुए हैं ट्रिगर्स जो माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रिगर करते हैं, कौन से ड्रग्स हैं। उसके अंदर पेंसिलामीन आती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आती हैं जिसके अंदर जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन आ जाती है, फ्लोरोक्विनोलोन्स आते हैं, ठीक है। और लास्टली बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। ये अवॉइड करने हैं आपने पेशेंट्स जिनको माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, ठीक है। इसका प्रॉफ में एमसीक्यू आता है, पांचवा ड्रग उन्होंने कोई पेनिसिलिन दे देंगे, ठीक है। तो पेनिसिलामीन और पेनिसिलिन को वो नहीं करना है आपने, पेनिसिलामीन एक चिलेटर और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। ये चार ड्रग्स आपने याद रखने हैं। बीटा ब्लॉकर्स लिख लेना अपनी बुक पे, पर नहीं लिखे हुए हैं, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स लिख लेना, क्विनोलोन्स और पेनिसिलामीन, ये चार ड्रग्स अवॉइड करने हैं आपने। अब जैसे हमने बात की कि मसल का फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है बेसिकली ना। अब अच्छा, इसकी दो तरह की प्रीपॉन्डरेंस है माइस्थीनिया ग्रेविस की। अगर फीमेल्स में हो रही है तो अंडर 40 होता है, अगर मेल्स को अफेक्ट करता है तो ओवर द 40 एक जो है ना उनको इन्वॉल्व करता है, ओवर द 40 जो एज के पेशेंट्स होते हैं ना उनको। सबसे पहले इसके अंदर एक एविडेंट सिम्टम होता है जिसके बारे में उन्होंने कहा हुआ है फटीगेबल मसल वीकनेस। इसका पहले मतलब समझते हैं क्या मतलब है फटीगेबल मसल वीकनेस का। मसल वीकनेस की तो समझ आती है, व्हाट इज फटीगेबल। देखो, जो चीज ज्यादा काम करेगी, फॉर एग्जांपल आप एक मसल का आप ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा वो काम करेंगे उतना ही ज्यादा वो एंटीबॉडीज उनको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। और उतना ही ज्यादा वो ना स्लो होते जाएंगे। मतलब पहले मसल ने काम करना शुरू किया तो हाफ ऑफ द रिसेप्टर्स जो थे वो एंटीबॉडीज ने ऑक्यूपाई किए हुए थे, हाफ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करके अपना एक्शन कर रही थी। आहिस्ता 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 वो सारे भी ब्लॉक होना शुरू हो गए, तो मसल की फटीग स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि चढ़ते दिन के साथ, मतलब दिन जैसे खत्म होता है ना, मतलब 8 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक जो सिम्टम्स आएंगे, 6 बजे बहुत वर्स हो जाते हैं ये सिम्टम्स, ठीक है। इनमें जो है आहिस्ता आहिस्ता फटीगेबल होते जाते हैं, इसलिए कहते हैं फटीगेबल मसल वीकनेस होती है इसके अंदर। और मतलब इनिशियली स्ट्रांग होता है मसल का एक्शन, फिर रैपिडली वीकनेस आती जाती है जैसे मसल का यूज कंटिन्यू करते हैं। वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे और फॉलोइंग एक्सरसाइज इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। इसमें कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, कोई सेंसरी साइन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर मैंने बताया कि स्मॉल मसल्स ऑफ फेस और रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर लिम्स के मसल इन्वॉल्व होने हो तो हमारा शोल्डर गर्डल सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, मतलब कि प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है इसके अंदर। तो जी इसके अंदर सबसे पहले आइज के मसल होंगे तो टॉसिस आ जाएगा इसके अंदर, और डिप्लोपिया आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और सॉलिंग के मसल्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, स्पीकिंग के मसल स्लर्ड स्पीच हो जाती है, वीकनेस ऑफ चूइंग होती है, ठीक है। और जब रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व होंगे तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी और इट कैन कॉज डेथ, तो इसलिए पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और फिर ये भी हो गया, इसके साइन सिम्टम्स भी हो गए। अच्छा, अब मसला इसके अंदर है सारा का सारा एसिटाइलकोलिन का। अब आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है, आपने क्या करना है, आपने जो है एक शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज देनी है, ठीक है, जो कि जिसको हम एड्रोफोनियम कहते हैं। अगर हम वो देंगे तो उससे एसिटाइलकोलिन खत्म नहीं होगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होगी,
और जो है जो एसिटाइलकोलिन है वो ज़्यादा देर तक काम कर सकेगी। कोलिन एस्ट्रेस क्या करता है, वो एसिटाइलकोलिन का को मेटाबोलाइज करा के उसको डिस्ट्रॉय करा देता है। तो जब हम एंटी कोलिन एस्ट्रेस देंगे तो वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा और वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए अपने सिनेप्टिक जंक्शन पे बाइंड करके रिसेप्टर के साथ काम करा सकेगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं टेंसिलॉन टेस्ट। अगर तो हमने ये दिया और उसके बाद मसल फंक्शन इंप्रूव हो गया विद इन 30 सेकेंड्स, तो इसका मतलब कि दैट इज फॉर माइसीना ग्रेविस। मतलब कंफर्म नहीं होता है कि माइसीना ग्रेविस है, लेकिन आपको एक एविडेंस मिल जाता है कि इट कैन बी माइसीना ग्रेविस। ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन तो ये हो गई। दूसरी इन्वेस्टिगेशन है नर्व कंडक्शन स्टडीज की। मतलब आपने पेशेंट को कहा कि आपने पेशेंट के साथ लीड्स अटैच कर देनी है, ठीक है, ताकि आप उसकी नर्व कंडक्शन को जो है रिकॉर्ड कर सको, उसके ग्राफ के ऊपर देख सको, उसका ग्राफ पेपर के ऊपर। और आपने पेशेंट को कहना है रिपीटेटिव ब्लिंकिंग करे, या आपने पेशेंट को कहना है अपना मसल एबडक्शन एडक्ट करता रहे बार बार। और आपने देखना है कि वो जो ग्राफ है देयर विल बी डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स। व्हाट इज डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स? के आहिस्ता आहिस्ता जो नर्व कंडक्शन है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और दो का टेस्ट हमने ऑलरेडी बात कर ली, दैट इज एंटी मसल स्पेसिफिक काइनेज एंटीबॉडीज, और जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस के अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं वो। ये दो एंटीबॉडीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और सीटी स्कैन की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। क्यों? सीटी स्कैन थाइमोमा को एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, तो ये प्रॉफ मिस का क्वेश्चन भी आया हुआ है, एमसीक्यू भी आता है। अब चलते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में बेसिकली क्या हो रहा है, अब हमें सारा कुछ पता चल गया है कि एसिटाइलकोलिन का सारा काम है। हमने यहाँ तो ऐसा काम करना है कि एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय ना हो, या हमने ऐसा काम करना है कि रिसेप्टर के अगेंस्ट कोई काम कर सकें, ठीक है, या एसिटाइलकोलिन के एक्शन को प्रोलॉन्ग कर सकें। हम क्या करते हैं कि मैक्सिमाइज करने के लिए एक्टिविटी को एसिटाइलकोलिन के, हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। हमने नाम पढ़े होंगे फार्मा के अंदर, पायरिडोस्टेगमीन, नियोस्टेगमीन। ये क्या करते हैं, ये जो है एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, जैसे एड्रोफोनियम है, लेकिन एड्रोफोनियम एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। पायरिडोस्टेगमीन और नियोस्टेगमीन ये मीडियम टू लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये अपना एसिटाइलकोलिन का एक्शन प्रोलॉन्ग करा देंगे, और जितने रिसेप्टर्स थोड़े से बचे हुए होंगे एंटीबॉडीज से, वो उन पे एक्ट करके अपना प्रॉपर काम करते रहेंगे। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है इसके अंदर कि ये ओवरडोजेज ना हो जाए, कि कोलिनर्जिक क्राइसिस में पेशेंट चला जाए। एक काम तो इसका ये हो गया। फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दैट इज मेंशन्ड इन 25.90 बॉक्स। उसके अंदर ये है कि अक्यूट पेशेंट आया आपके पास, आपने उसको इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स करानी है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी है। ठीक है, और वो क्या करेगा, जब आप ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोगे तो वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को रिड्यूस कर देगा। या आप उसकी प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हो, एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में पड़ी हुई है ना, तो प्लाज्मा एक्सचेंज करो, उसका प्लाज्मा फेरेसिस करो, और जो एंटीबॉडीज हैं प्लाज्मा को साफ करो, रिमूव कर दो एंटीबॉडीज को, और वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दे सकता है, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए ही होती है। ये हो गया अक्यूट केस में। लॉन्ग टर्म में आप उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हो। ठीक है, और जितने भी ऑटोइम्यून केसेस हैं आपको पता है उसके अंदर आपने, एक मिनट, ओके, अच्छा, ट्रीटमेंट पे थे हम। तो ट्रीटमेंट पे हमने ऑलरेडी पायरोडोस्टिक, अच्छा ये हो गया। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स में फिर आता है कि आप पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हो। मैं ये बात करी थी कि जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं उनके अंदर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को लो करने के लिए यू कैन गिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इसके अलावा आपने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जैसे एजाथायोप्रीन, माइकोफेनोलेट, मोफेटिल, ये दो ड्रग्स आप दे सकते हो। और थाइमोमा के साथ इसकी एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, तो थाइमेक्टमी कर दोगे ना पेशेंट की, मतलब थाइमस को रिमूव कर दोगे, तो ये भी पेशेंट को जो है वो रिलीफ दे सकता है। बस इसके अंदर यही ट्रीटमेंट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
बस बाकी टेक्स्ट में भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था माइस्थीनिया ग्रेविस, इसको बस एक दफा रीड करोगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम पीछे चलते हैं 1140 पे। देयर इज अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर पीडियाट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीबीएस। इसको बहुत ज्यादा लोग कोई गुलैन बेरी सिंड्रोम कहते हैं, कोई गिलन बेरी सिंड्रोम कहते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, ये है क्या? ये भी एक इम्यून मीडिएटेड कंडीशन है, मतलब इसमें भी एंटीबॉडीज बन रही हैं, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक कर रहा है। जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस है ना, माइस्थीनिया ग्रेविस का भी जब अटैक आता है तो बहुत अक्यूट होता है, लेकिन वो पहले से चला आ रहा होता है, मतलब पेशेंट को पता होता है कि उसको माइस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। लेकिन जीबीएस एक समझ लो कि इन्फेक्शन के बाद, जैसे आपको पता है ना अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके अंदर पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, हीमाचूरिया आरबीसी कास्ट आना शुरू हो जाती है, पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। इसी तरह जीबीएस है, लेकिन जीबीएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। बेसिकली इट इज नोन एज अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है, एएफपी कहते हैं इसको। होता क्या है इसके अंदर, पेशेंट कहेगा कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे होती है, पेशेंट कहेगा कि 2-3 हफ्ते पहले मुझे डायरिया हुआ था, 2-3 हफ्ते पहले मेरे पेट में दर्द हुआ था, या 2-3 हफ्ते पहले मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ था, डायरिया, पेट का कोई इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करने का कोई इन्फेक्शन हुआ था, या 2-3 हफ्ते पहले बच्चा आया, 2-3 हफ्ते पहले इसको मीजल्स का अटैक हुआ था, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है दैट इज विद इन्फेक्शन। होता क्या है कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई जो है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू जीबीएस। होता क्या है इसके अंदर कि कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई के पास एंटीजेंस होती हैं। हमारा जो बी सेल्स हैं, हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई के अगेंस्ट। अब वही एंटीबॉडीज हमारे न्यूरॉन्स के साथ जो है ना बाइंड करना शुरू कर देती हैं। मतलब उनको लगता है कि जो एंटीजन का स्ट्रक्चर कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई का है वो मिलता जुलता है हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीथ लगी हुई है। इसे कहते हैं, इस प्रिंसिपल को कहते हैं मोलेक्युलर मिमिक्री, ठीक है। मतलब उनको वो मिमिक करते हैं, जैसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर भी यही काम हो रहा होता है ना, मोलेक्युलर मिमिक्री हो रही होती है, एंटीबॉडीज बाइंड करना शुरू कर देती हैं हार्ट पे एम प्रोटीन्स के साथ, या फिर किडनी के अंदर एम प्रोटीन्स के साथ। इसी तरह इसके अंदर हो रहा होता है। तो यहाँ कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई के बाद या फिर शिगेला के बाद, साल्मोनेला के बाद कोई इन्फेक्शन हुआ, मतलब इन्फेक्शन हुआ, उसके 2-3 हफ्ते बाद पेशेंट प्रेजेंट करेगा लिम्फ वीकनेस के साथ, बॉडी वीकनेस के साथ, ठीक है। तो इसे कहते हैं अक्यूट पैरालिसिस evolving over days और weeks with loss of tendon reflexes। अब फ्लैसिड पैरालिसिस है ना, तो होगा क्या, इसे कहते हैं असेंडिंग पैरालिसिस। पैथोफिजियोलॉजी तक समझ आ गई ना। इसके अंदर जो मेन इसका है ना, उसे कहते हैं असेंडिंग पैरालिसिस। होता क्या है, मतलब पांव से स्टार्ट होगा, टांगों से स्टार्ट होगा, एंड इट विल बी सिमेट्रिकल। अब तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाना चाहिए। एसिमेट्रिकल का मतलब है एक साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व है, और सिमेट्रिकल का मतलब है दोनों साइड्स जो है वो इक्वली इन्वॉल्व है। इसके अंदर होता है सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस। मतलब कि पेशेंट पहले कहेगा कि मेरी टांगों में वीकनेस थी और मेरे से चला नहीं जाता था, ठीक है, वो बेड रेस्ट पे चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो वीकनेस उसकी अपर लिम्स में आना शुरू हो जाएगी और इकट्ठे आएगी दोनों लिम्स में। अब आप देखो कि ये कितनी खतरनाक डिजीज है कि ये असेंडिंग पैरालिसिस है, टांगों से शुरू हुई है, ऊपर आ रही है, ट्रंक को इन्वॉल्व किया, अपर लिम्स को इन्वॉल्व कर लिया उसने। जब वो फेस पे आएगी, तो हमारे चेस्ट पे आ गई, तो रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस मींस कि पेशेंट डेथ की तरफ जा रहा है। तो बस ये याद रखना है कि ये जो पेशेंट हैं असेंडिंग पैरालिसिस के साथ आते हैं, सिमेट्रिकल होता है इसका पैरालिसिस, और सेंसरी सिस्टम होता है इन्वॉल्व, मतलब पोलीन्यूरोपैथी होती है। समटाइम्स पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ चलते हैं। उनमें क्या होता है कि डिस्टल पैरेस्थीसियास, ठीक है, मतलब डिस्टल जो है वो शुरू होता है पाँव से शुरू होता है, और फ्रॉम लोअर टू अपर लिम्स चलता है, असेंड करता है। ये याद रखना, ये असेंडिंग पैरालिसिस। अगर किसी को याद हो, थर्ड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में हमने ये पढ़ा था कि कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई असेंडिंग पैरालिसिस कराता है।
ये ऊपर आएगा फेशियल और बल्बर वीकनेस, मतलब जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है उनकी वीकनेस कराना शुरू कर देगा। रेस्पिरेटरी वीकनेस होगी तो वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए पेशेंट को। रैपिडली जब इन्वॉल्व करेगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पार कम हुई होगी, टोन डिक्रीज हुई होगी, हाइपोटोनिया हाइपोरिफ्लेक्सिया हुआ होगा, लेकिन प्लांटर्स ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्लैसिड पैरालिसिस हो रहा है, स्पास्टिसिटी नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, आपने इन्वेस्टिगेशंस करानी है। इन्फेक्शन है तो सीएसएफ का आपने सैंपल लेना है लंबर पंक्चर करके, और सीएसएफ में क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा। यूजुअली ना आपको ना सीएसएफ की वो याद करनी पड़ेगी कि सीएसएफ में लिम्फोसाइट कितने होते हैं, सीएसएफ के अंदर प्रोटीन कितनी होती है, ग्लूकोज कितने होते हैं। मैं रफली बता देती हूँ होता क्या है। सीएसएफ के अंदर ना नॉर्मल सिर्फ 5 से 7 लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता सेल्स के अंदर। ठीक है, और ग्लूकोज होता है और प्रोटीन होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन रेज कर जाती है सीएसएफ की। ठीक है, और इसके अंदर लिम्फोसाइट के काउंट को कुछ नहीं होता, नो इंक्रीज इन सीएसएफ वाइट सेल काउंट। इसे कहते हैं लिम्फोसाइट प्लियोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट प्लियोसाइटोसिस का प्लियोसाइटोसिस PLEO प्लियोसाइटोसिस, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं वो। ठीक है, और क्योंकि पैरालिसिस हुआ होता है, नर्व्स काम नहीं कर रही होती, तो कंडक्शन ब्लॉक्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, नर्व कंडक्शन स्टडीज पे दूसरी इन्वेस्टिगेशन आपने इसके अंदर ये करा लेनी है। ठीक है, एक तो सीएसएफ इसका बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक है, और आपने जो है नर्व कंडक्शन स्टडीज करा लेनी है इसके अंदर। ट्रीटमेंट सेम फिर, क्योंकि एंटीबॉडीज बन रही हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोगे, प्लाज्मा एक्सचेंज करोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हो पेशेंट को, बस ये 3 है। और सपोर्टिव मेजर क्या करनी है पेशेंट को, आपको ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ सकती है, इंट्यूबेशन करनी पड़ सकती है पेशेंट की आपको फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी बार बार मेजर करनी पड़ सकती है, मेंटेन रखना होता है उसको, क्योंकि अच्छा ये जो वाइटल कैपेसिटी लास्ट पे लिखा हुआ है ना, ये प्रॉफ का एमसीक्यू है। पेशेंट को प्रेशर सोर्स के लिए आपको बार बार नर्सिंग केयर देनी पड़ेगी, और क्योंकि पेशेंट बिल्कुल बेड रेस्ट पे होता है तो वेनस थ्रोम्बोसिस का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स पे लगाना पड़ता है, हेपरिन वारफरिन देनी पड़ती है पेशेंट को। तो ये सपोर्टिव केयर। ठीक है, अच्छा बस ये था सारा आपका जीबीएस और माइस्थीनिया ग्रेविस। अब चलते हैं इसके जो है क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, ये क्वेश्चन है, a 7-year-old boy presented with progressive weakness of both lower limbs and difficulty in bearing weight. There was no history of trauma and previous illness. He was vaccinated as per EPI program and BCG scar was present. On examination, he was afebrile with normal BP and no respiratory distress. Both ankle and knee reflexes were absent and plantars were equivocal. Sensations were intact. Urinary bladder was not palpable. X-ray spine was normal. The next day, he also developed weakness of upper limbs. ठीक है, अब इन्होंने ना इसमें 2 पॉसिबल डायग्नोसिस पूछा है। मैंने आपको बताया ना कि जीबीएस और पोलियो बहुत सिमेट्रिक, बहुत एक जैसे होते हैं। जब भी पोलियो बताएगा ना, उसके अंदर बताएगा बच्चा अनवैक्सीनेटेड है, ये याद रखना है आपने, बच्चा अनवैक्सीनेटेड है। ठीक है, यहाँ नेबर्स में किसी को पोलियो है, आपको पता है कि एक पोलियो का केस अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो इसका मतलब होता है कि थाउजेंड केसेस आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड इन दैट एरिया, अगर एक आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, तो नेबर में अगर किसी को पोलियो का केस है और पेशेंट इसी तरह की कंप्लेंट के साथ आ गया है, वीकनेस के साथ, तो इट कैन बी पोलियो। लेकिन अगर हिस्ट्री में बता दिया है कि पेशेंट जो है वो वैक्सीनेटेड है, वेल वैक्सीनेटेड है, बीसीजी स्कार मतलब ट्यूबरक्लोसिस का भी केस नहीं है, और उसको असेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है, पहले लोअर लिम्स में था, द नेक्स्ट डे ही आल्सो डेवलप वीकनेस ऑफ अपर लिम्स में भी आ गया। तो यहाँ पे जो 2 पॉसिबल डायग्नोसिस रखने हैं, पहले आपने जीबीएस रखना है सॉरी, फिर आपने इसके अंदर जो है वो रखना है, क्या कहते हैं, फिर आपने इसके अंदर पोलियोमाइलिटिस रखना है।
इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी है पोर्शन, अ 3-year-old boy is not moving his lower limbs after a febrile illness of 3 days duration. He belongs to a poor broken family and was unvaccinated. Examination reveals a conscious alert child with marked hypotonia and absent tendon reflexes in the lower limb. अब ये मेरी बात सुनो, यहाँ पर उसने बता दिया अनवैक्सीनेटेड, यहाँ पर उसने बताया 3 दिन पहले उसको कोई इलनेस हुई थी, तो एंटीबॉडीज बनने में कितने दिन लगते हैं? एटलीस्ट 7 से 14 दिन लगते हैं। 2 हफ्ते का पीरियड होना चाहिए, उसके बाद अगर कोई आपके पास वीकनेस के साथ आ रहा है तो भी आपको लगेगा, तो भी आपने ये सोचना है कि ये जीबीएस है। 3 डेज ड्यूरेशन कोई एंटीबॉडी नहीं बन सकती, इसका मतलब ये पोलियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रोकन पुअर ब्रोकन फैमिली, हाइजीनिक कंडीशंस बहुत पुअर हैं, अनहाइजीनिक है, और अनवैक्सीनेटेड, पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई उसको, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन वैसे ही है। एक बात और, जब आप पीड्स में जीबीएस पोलियो पढ़ोगे ना, देयर यू शुड नो एटलीस्ट 15 से 16 डिफरेंस बिटवीन देम, क्योंकि ये प्रॉफ का, वाइवा का, ऑस्पी का, हर एक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 चीजें तो मैंने अनवैक्सीनेटेड वाली बता दी और वैक्सीनेटेड वाली बता दी, ठीक है। 3 डेज ड्यूरेशन, उसमें 2 हफ्ते की ड्यूरेशन एंटीबॉडी के बनने में, इसमें एंटीबॉडी नहीं बनती। 3 डेज ड्यूरेशन बता रहा है कि पहले पोलियो का इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया उसको। और एक और डिफरेंस याद रखो कि जीबीएस के अंदर सिमेट्रिकल पैरालिसिस होता है, इसके अंदर एसिमेट्रिकल पैरालिसिस होता है, मतलब एसिमेट्रिकल एक साइड इन्वॉल्व होती है यूजुअली। अच्छा, आई होप सो जीबीएस और पोलियो के सिम्टम्स आपको थोड़े थोड़े क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन है कि 25-year-old man presented with rapidly progressive paralysis of all 4 limbs over days. Examination reveals hypotonia, 0/5 power, absent reflexes, और sensations उसकी नॉर्मल थी। CSF एग्जामिनेशन में उसका सेल काउंट देखो बिल्कुल ठीक है, 7 है, और प्रोटीन उसकी रेस की गई है, ठीक है, 45 नॉर्मल होती है, बाकी सब कुछ उसका ठीक है। तो इसके अंदर CSF प्रोटीन रेज है, बाकी सारी चीजें भी यही बता रही हैं कि उसको जीबीएस है। तो ये एक और प्रेजेंटेशन है जीबीएस की, आपको पूरी CSF की प्रोटीन डिटेल बता सकते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट है जो मैंने आपको बताया था, एक रहता है, वो देखो बस। इसके अंदर जो अगर आप पहला वाला क्वेश्चन देखो ना इसका, A 32-year-old woman presents to the clinic complaining of double vision, मतलब diplopia है, of 1 month duration. She also reports slurring of speech when she talks for prolonged period of time. Fatigable है. Her eyelids start to drop towards the end of the day. It is also fatigable ptosis. On examination, she has bilateral ptosis that worsens with sustained upward gaze. She is unable to hold air in her mouth against resistance. Her neck flexors are weak. Muscle weakness throughout the presentation उन्होंने बताई है. Why would you like to do CT scan of the chest to rule out thymoma? ठीक है, ये चीजें मैंने आपसे पूछनी थी लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं अगला भी रिकॉर्ड कर सकूं। Why would you like to do CT scan of the chest? ताकि आप थाइमोमा को रूल आउट कर सको। During her treatment with pharmacotherapy, patients start developing chest tightness, wheeze and hypersalivation. What do you think about the cause of this? तो यहाँ पर कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया पेशेंट को, ठीक है। तो अक्यूट क्राइसिस ऑफ द पेशेंट डिजीज में आपने उसको इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज करनी है और पायरिडोस्टिकमिन देनी है। ये बीडीएस का क्वेश्चन था, इट वाज अ टफ वन। उनको किसी को भी नहीं ये समझ आया था क्योंकि बीडीएस वाले इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ऑल्दो हम लोग भी ना जब सीएनएस करते थे तो ये स्किप कर देते थे, मायसीनिया ग्रेविस के अब कहाँ पर आएगा, और ये उनको आया हुआ था। तो ये दोनों टॉपिक्स थे आपके आज के, कवर हो गए इंशाल्लाह। और अगर इसमें से किसी को कोई पूछना होगा तो वो ग्रुप में पूछे मेरे से। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपकी बनाती हूँ फॉर मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।